तो आज हमारा चैप्टर स्टार्ट होने वाला है कैश फ्लो स्टेटमेंट। और सबसे अच्छी बात यह है कि ये इस बुक का आखिरी चैप्टर है, थर्ड बुक का, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 रिवाइज्ड। ठीक है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 रिवाइज जो है वो बात करता है हमारा कैश फ्लो स्टेटमेंट के बारे में, कि ये कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या होती है और ये कैसे बनाई जाती है। कौन सा? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3, और वो भी कौन सा? रिवाइज्ड। तो सबसे पहली चीज, कैश फ्लो स्टेटमेंट के मेथड्स। ये स्टेटमेंट बनाने के दो तरीके हैं। स्टेटमेंट में क्या होता है ये हम बाद में जानेंगे। सबसे पहले ये देखेंगे स्टेटमेंट बनाने के दो तरीके हैं। पहला, डायरेक्ट मेथड, ठीक है, जो जनरली आप लोग के एग्जाम में आता नहीं है, ठीक है, कह सकते हैं आउट ऑफ कोर्स है। दूसरा, इनडायरेक्ट मेथड। तो हमने डायरेक्ट मेथड ना करके इनडायरेक्ट मेथड करना है। ठीक है, ये जो डायरेक्ट मेथड होता है और इनडायरेक्ट मेथड होता है, इसमें फर्क क्या है? इनडायरेक्ट मेथड जो होता है, इसका मतलब हम जो भी कैलकुलेशंस करेंगे, जो भी चीजें करेंगे, वो इनडायरेक्ट करेंगे। और डायरेक्ट मेथड में क्या होता है, यहां पर हम प्रॉफिट एंड लॉस के रिजल्ट्स को यूज करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के रिजल्ट्स को यूटिलाइज करते हैं अपने अकॉर्डिंगली। लेकिन यहां पे हम कैश का फ्लो जो है डायरेक्टली निकालते हैं और डायरेक्टली देखते हैं हमारे कैश फ्लोज क्या रहे। ठीक है, अब ये बात समझने से पहले आपको ये पता चलना चाहिए कि आई एम टॉकिंग अबाउट कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट के पहले दो शब्द जो है वो दैट इज कैश फ्लो। फ्लो का मतलब मूवमेंट ऑफ कैश। देयर आर टू टाइप्स ऑफ कैश फ्लोज, फर्स्ट इज इनफ्लो एंड सेकंड इज आउटफ्लो। एक बिजनेस के अंदर कैश अगर आ रहा है तो उसे हम बोलते हैं इनफ्लो, और अगर जा रहा है तो उसे हम बोलते हैं आउटफ्लो। और नेट कैश फ्लो क्या होता है? नेट कैश फ्लो इज इनफ्लो माइनस आउटफ्लो। 100 रुपए आए, 80 रुपए गए, तो दैट विल बी कॉल्ड नेट कैश इनफ्लो। लेकिन अगर 100 रुपए आए और 130 गए, तो दैट विल बी कॉल्ड नेगेटिव नेट कैश फ्लो, नेट कैश आउटफ्लो कहलाएगा। ठीक है, तो सो देयर आर टू टाइप्स ऑफ कैश फ्लोज, फर्स्ट इज इनफ्लो पैसा आना, सेकंड इज आउटफ्लो पैसा जाना। तो इस कैश के फ्लो को देखने के लिए कि हमारे बिजनेस के अंदर कितना इनफ्लो हुआ, ठीक है, या फिर कितना आउटफ्लो हुआ, मतलब यहां पे हम बात करने वाले हैं नेट इनफ्लो की या फिर नेट आउटफ्लो की। या तो पैसा आया है या तो पैसा गया है। ठीक है, तो इसके लिए आप कहोगे सर कैश फ्लो को देखने के लिए आप कैश बुक बना लो, आप एक अलग से स्टेटमेंट क्यों बना रहे हो? तो देखिए, कैश बुक के अंदर क्या होता है, कैश बुक के अंदर हम डेट वाइज ट्रांजेक्शन्स करते हैं। ठीक है, और जितना भी पैसा आ रहा है ऑल टाइप्स ऑफ कैश फ्लोज रिकॉर्ड करे जाते हैं। तो ये जो इंफॉर्मेशन है ये हमें कोई समराइज, ये हमें डिटेल्स प्रोवाइड करती है। ठीक है, यहां पर हम रिकॉर्ड करते हैं ट्रांजेक्शन्स को, लेकिन जब हम एनालिसिस करते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को, तो हमें डिटेल्स नहीं बनानी, हमने वहां पे समरीज को चेक करना है, हमने वहां समराइज रिकॉर्ड बनाना है, या फिर हमने कोई ऐसी प्रेजेंटेशन बनानी है जिसको देखकर हम कुछ कंक्लूड कर सके। ये कैश बुक क्या बताएगी कि टोटल इस डेट पर इतना इतना पैसा आ रहा है और इस डेट पर इतना इतना पैसा जा रहा है। तो दैट इज जस्ट एन इंफॉर्मेशन। ठीक है, इंफॉर्मेशन को यूजफुल बनाने के लिए हम क्या करते हैं, उसको प्रेजेंटेबल फॉर्मेट के अंदर तैयार करते हैं, और उसी प्रेजेंटेबल फॉर्मेट को हम बोलते हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट। और ये हेल्प करती है हमें एनालिसिस करने में कि हमारा परफॉर्मेंस पूरे साल में कैसा रहा। So the objective of cash flow statement is, first objective is to show the net cash flow, and second, to show the net cash flow from three different activities of a business separately. इसका पहला काम तो ये है कि कैश का फ्लो बताना, कितना पैसा आया। ठीक है, इसको हम कह सकते हैं ओवरऑल बताना, कि ओवरऑल पूरे साल में
ड्यूरिंग द ईयर कितना पैसा आ रहा है या फिर कितना पैसा जा रहा है, और साथ साथ ये भी बताना कि 3 अलग अलग एक्टिविटी से कितना पैसा आ रहा है और कितना पैसा जा रहा है। ठीक है, तो मतलब एनालिसिस के पर्पस के लिए हम कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाते हैं, और इसलिए इसके अंदर हम अपनी बिजनेस एक्टिविटीज को 3 पार्ट्स में क्लासिफाई करते हैं। 3 जगह क्लासिफाई करते हैं। फर्स्ट टाइप ऑफ एक्टिविटी जिसको हम बोलते हैं ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। ठीक है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर बिजनेस, दैट इज ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। ऑपरेटिंग मतलब बिजनेस चलाना। तो बिजनेस को चलाने से रिलेटेड जो भी प्रतिक्रियाएं हैं, जो भी एक्टिविटीज हैं, वो यहां पर आ जाती है। ठीक है, बिजनेस को नॉर्मली चलाने के लिए जो भी हम कर रहे हैं, ट्रांजेक्शन्स कर रहे हैं, वो सारी इस एक्टिविटीज के अंदर आ जाती है। सेकंड इज इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। ये बिजनेस को चलाने के अलावा, ठीक है, बिजनेस की वर्किंग के अलावा अदर एक्टिविटीज हैं, क्योंकि बिजनेस को चलाने के लिए कुछ संसाधन चाहिए, कुछ रिसोर्सेज चाहिए, मशीन्स चाहिए, लैंड चाहिए, बिल्डिंग चाहिए। ठीक है, तो ये जो एक्टिविटीज हैं ये बताती हैं कि हम अपने फंड्स को कैसे एलोकेट कर रहे हैं, जो पैसा हमारे पास है हमने उसको कैसे लगाया हुआ है। ठीक है, तो ये इंडिकेट करता है एलोकेशन ऑफ फंड्स पर। थर्ड थर्ड इज फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। फाइनेंसिंग एक्टिविटीज का काम क्या होता है? इन एक्टिविटीज में ये दोनों एक्टिविटीज को चलाने के लिए जो फंड्स अरेंज करे जाते हैं वो यहां पर आ जाता है। तो दैट इज प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड्स। पैसा अरेंज करने का जितने भी जिम्मेदारी है वो सारी फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में आती है। ओके, तो वन बाय वन आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट ऑल द 3 एक्टिविटीज। लेट्स स्टार्ट विद ऑपरेट। फर्स्ट आई विल स्टार्ट विद फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। ठीक है, थोड़ा सा उल्टा चलते हैं। जनरली हम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज करते हैं। पहले आप समझ लीजिए, फिर आपको लिखने के लिए टाइम दे दूंगा। फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, दीज इंक्लूड्स फर्स्ट अरेंजमेंट ऑफ फंड्स। हमें पैसा अरेंज करना है, दिस इज अ पार्ट ऑफ फाइनेंसिंग एक्टिविटी। रीपेमेंट ऑफ फंड्स, उस पैसे को वापस भी करना है, वो भी इसी के अंदर आएगा। मतलब पहले पैसा अरेंज करना, फिर उसे वापस करना। ठीक है, और थर्ड इज पेमेंट ऑफ कॉस्ट ऑफ फंड्स। जो फंड्स आपने अरेंज किया उसकी कोई ना कोई कॉस्ट होगी। जब आप पैसा अरेंज करोगे तो कैसे अरेंज करते हो? शेयर्स इशू करके, डिबेंचर्स इशू करके, या फिर बोरोइंग्स करके, है ना? तो ये इन सोर्सेज से आप पैसा अरेंज करते हो। बोरोइंग्स मतलब डिबेंचर भी बोरोइंग्स होता है, लेकिन ये अदर बोरोइंग्स है। अरेंजमेंट ऑफ फंड्स आपने यहां से करा, तो जब आप पैसा अरेंज करोगे तो उसके ऊपर कॉस्ट क्या क्या आएगी? आप डिविडेंड पे करोगे, डिविडेंड पेमेंट। अगर डिबेंचर्स या अदर बोरोइंग्स है तो उस पर इंटरेस्ट पे करोगे, इंटरेस्ट पेमेंट। ठीक है, या फिर आप उनको किसी ना किसी तरीके से कुछ प्रीमियम दोगे, एक्स्ट्रा पेमेंट्स। ठीक है, और रीपेमेंट ऑफ फंड्स में क्या होता है? शेयर्स, डिबेंचर्स और बोरोइंग्स को पैसा वापस कर देना। मतलब जिन लोगों ने हमारे शेयर्स लिए उनके शेयर्स वापस लेके उनको पैसा लौटा देना। ठीक है, डिबेंचर्स, हमारे डिबेंचर होल्डर्स को पैसा लौटा देना, या फिर हमने कोई उधार लिया हो तो उसका पैसा लौटा देना। ठीक है, तो फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में ये सारी चीजें आती हैं। इसमें कोई डाउट है तो यू मे आस्क। इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज के बारे में हम डिस्कशन करते हैं अब। ठीक है, अभी उसके एग्जांपल्स ऊपर लिखवा दूंगा। इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, यहां पर क्या आता है? दीज इंक्लूड्स, ये कौन सी एक्टिविटीज हैं भाई? ये इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड एक्टिविटीज हैं। अब देखिए, इन्वेस्टमेंट 2 तरह की होती है। ठीक है, पहला इन बिजनेस, और एक होता है आउटसाइड द बिजनेस। हम अपना पैसा जो है 2 जगह लगाते हैं, इन बिजनेस या फिर आउटसाइड द बिजनेस। जो हम इन बिजनेस पैसा लगाते हैं वो कहां लगता है?
ये किन चीजों के बारे में बात हो रही है? इन्वेस्टमेंट इन फिक्स्ड एसेट्स, ठीक है। और आउटसाइड द बिजनेस मतलब अदर इन्वेस्टमेंट्स, जैसे कि एफडी करा ली, ठीक है, किसी और कंपनी के शेयर्स खरीद लिए, परचेज ऑफ शेयर्स, बॉन्ड्स, कोई बॉन्ड्स खरीद लिए, कोई डिबेंचर्स खरीद लिए किसी और कंपनी के, ठीक है। इन्वेस्टमेंट इन अदर कंपनीज, हमने किसी और कंपनी में अपना पैसा इन्वेस्ट कर दिया, तो ये हमारे बिजनेस के बाहर की इन्वेस्टमेंट्स है। तो दोनों ही इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में कवर होती हैं। और फिक्स्ड एसेट्स में इन्वेस्टमेंट जब हम करते हैं तो क्या करते हैं? परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट्स को खरीदते हैं। अब फिक्स्ड एसेट्स भी दो तरह की होती हैं, टैंजिबल एंड इनटैंजिबल, ठीक है। तो दीज एक्टिविटीज इंक्लूड परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट्स और इन्वेस्टमेंट्स, ठीक है। इन्वेस्टमेंट जो बिजनेस के अंदर हो फिक्स्ड एसेट, बाहर हो तो, ठीक है, नॉर्मल इन्वेस्टमेंट्स। उसके बाद इन्हीं को सेल करना भी इन्हीं एक्टिविटीज का पार्ट है, ठीक है, खरीदना और बेचना। थर्ड, इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट्स, अगर इन्वेस्टमेंट से कोई इनकम आ रही है तो वो भी इसी का पार्ट है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने कोई प्लॉट लिया हुआ है, ठीक है, और उस प्लॉट से को मैंने रेंट पे चढ़ा दिया, रेंटल अर्निंग्स आ रही है उससे, ठीक है। तो वो प्लॉट मेरी इन्वेस्टमेंट हुई और रेंटल अर्निंग्स भी मेरी इन्वेस्टमेंट की अर्निंग्स है। तो वो किसका पार्ट हो गई? इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज का। समझ आ रहा है? थर्ड इज ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, ठीक है। दीज इंक्लूड्स all the activities conducted to run BBO, BBO मतलब बेसिक बिजनेस ऑपरेशंस। ये वो एक्टिविटीज हैं जो बिजनेस के ऑपरेशंस को चला रहे हैं, बिजनेस के नॉर्मल एक्टिविटीज हैं, ठीक है। अब वो क्या क्या हो सकता है इसके अंदर? अच्छा, सबसे बड़ी बात यह है, दीज वेरी फ्रॉम बिजनेस टू बिजनेस, ठीक है। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज बिजनेस टू बिजनेस वेरी करती है। किसी बिजनेस के लिए एक एक्टिविटी ऑपरेटिंग एक्टिविटी है, दूसरे के लिए नहीं है, ठीक है। एग्जाम्पल दूं, देखिए, फॉर एग्जाम्पल, मैं एक ट्यूशन पढ़ाने वाला आम आदमी, मैं एक बिल्डिंग खरीद रहा हूं, तो क्या ये मेरे बिजनेस का पार्ट है? मेरी बिजनेस एक्टिविटीज है नॉर्मली? नो। मेरी तो ट्यूशन से रिलेटेड जो एक्टिविटीज है वो नहीं चाहिए, तो ये मेरे लिए इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज हो गई। लेकिन मेरा एक दोस्त जो प्रॉपर्टी डीलर है, अगर वो कोई बिल्डिंग परचेज कर रहा है तो वो उसके लिए ऑपरेटिंग एक्टिविटीज हो गई। क्लियर है? मेरे लिए रेंटल इनकम जो है, अगर मेरे पास रेंट आ रहा है तो वो इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज है, लेकिन प्रॉपर्टी डीलर के लिए वही ऑपरेटिंग है। मैंने किसी को पैसा उधार दिया, मैंने लोन दिया, तो मेरी क्या है? मैंने इन्वेस्टमेंट करी, है ना भाई, लोन दूंगा। लेकिन अगर वही कोई बैंक किसी को लोन देता है, कोई बैंकिंग कंपनी है, तो उसके लिए वही एक्टिविटी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज है। मैं अगर फर्नीचर खरीद रहा हूं तो मेरे लिए वो इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज है, क्योंकि मैं फिक्स्ड एसेट खरीद रहा हूं। लेकिन अगर कोई फर्नीचर का व्यापारी फर्नीचर का व्यापारी वही फर्नीचर खरीद रहा है, तो उसके लिए वो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज है, क्योंकि उसका तो काम ही है, ठीक है। मैं अगर गोल्ड खरीद रहा हूं तो मेरे लिए वो ऑपरेटिंग इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है। लेकिन अगर गोल्ड ज्वेलर कोई कोई ज्वेलर गोल्ड खरीद रहा है तो उसके लिए वही एक्टिविटी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज है। क्लियर है? तो डिपेंड करता है आपका बिजनेस का नेचर क्या है, ठीक है। बेसिक बिजनेस ऑपरेशंस, ठीक है। द एक्टिविटीज
ठीक है, इंसिडेंटल टू बेसिक नेचर ऑफ बिजनेस। ठीक है, जो हमारा बेसिक नेचर ऑफ बिजनेस से जुड़ी हुई एक्टिविटीज हैं वो क्या है, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज हैं। गुड्स को सेल परचेज करना, सैलरीज पे करना, एडवर्टाइजमेंट के बिल्स पे करना। ठीक है, ये सारी एक्टिविटीज। अच्छा, डेटर्स को से पैसा आ रहा है, वो भी हमारी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज हैं। हम किसी किसी से उधार मान लिया, उसको पैसा देना, वो भी हमारी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज हैं। ठीक है, तो इसमें कोई डाउट है तो आप पूछ लो, फिर हम आगे चलते हैं। सबसे पहले हम क्या करने वाले हैं, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज को एक बार अच्छे से समझ लेते हैं कि ऑपरेटिंग एक्टिविटीज के अंदर क्या क्या चीजें आती है। जो हमारे बिजनेस के ऑपरेशंस हैं, नॉर्मल ऑपरेशंस हैं, उसमें क्या क्या चीजें आती हैं। ठीक है, तो उसकी एक छोटी सी लिस्ट बना लेते हैं। हालांकि उसके बाद भी कंप्लीट लिस्ट तो नहीं बन सकती। देखिए, परचेज ऑफ गुड्स, या फिर उन्हें बेचना, या फिर किसी तरीके की सर्विसेज को पर खरीदना या फिर बेचना, दैट इज अ पार्ट ऑफ ऑपरेटिंग एक्टिविटी। कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स से पैसा आना, दैट इज अ पार्ट ऑफ ऑपरेटिंग एक्टिविटी। पेमेंट टू क्रेडिटर्स को पैसा देना, दैट इज अ पार्ट ऑफ ऑपरेटिंग एक्टिविटी। एडवर्टाइजमेंट कराना, सैलरी पे करना, वेजेस पे करना। ठीक है, अपने यूटिलिटी बिल्स पे करना। यूटिलिटी बिल्स मतलब इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, टेलीफोन, ये बिल्स पे करना। हमारा किसी भी तरीके का कोई बैड डेट हो जाना, नुकसान हो जाना, दैट इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ ऑपरेटिंग एक्टिविटी। डेप्रीसिएशन, चार्ज होना, दैट इज अ पार्ट ऑफ ऑपरेटिंग एक्टिविटी। ठीक है, और क्या क्या आप इसके अंदर, रेंट पे करना इज अ पार्ट ऑफ ऑपरेटिंग एक्टिविटी। ठीक है, और क्या क्या चीजें हम इसके अंदर डाल सकते हैं जो आपको लग रहा है ऑपरेटिंग एक्टिविटीज का पार्ट है। इनकम टैक्स, ठीक है, इनकम टैक्स पे करना या फिर इनकम टैक्स का वापस आना, ये भी हमारा ऑपरेटिंग एक्टिविटी का पार्ट है। एंड और क्या क्या चीजें हो सकती हैं इसके अंदर, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी के खर्चे। ठीक है, बहुत सारी चीजें होती है बिजनेस के अंदर। ठीक है, प्रिंटिंग स्टेशनरी हो गया हमारा, पोस्टेज के खर्चे हो गए, एटसेट्रा एटसेट्रा। ठीक है, तो ये सारे हमारे जितने भी छोटी छोटी चीजें होती रहती है बिजनेस के अंदर, जो बिजनेस को हम चलाने के लिए आए दिन करते रहते हैं, ऑल आर पार्ट ऑफ ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। ठीक है, बिजनेस को रन करने के लिए हम कुछ भी कर रहे हैं, दैट इज अ पार्ट ऑफ ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। ठीक है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज के अंदर क्या क्या चीजें आ जाती हैं। ठीक है, इन्वेस्टिंग को हम नॉन ऑपरेटिंग भी बोलते हैं ना, जो ऑपरेटिंग में ना है वो नॉन ऑपरेटिंग तो है ही। तो परचेज करना, हमने कोई एसेट खरीदी, परचेज ऑफ लैंड खरीदा, परचेज करी, बिल्डिंग खरीदी। ठीक है, कोई मोटर व्हीकल खरीदा हमने, मतलब कह सकते हैं कोई भी फिक्स एसेट अगर हम खरीद रहे हैं। इनफैक्ट परचेज ऑफ गुडविल भी, गुडविल खरीदा, पेटेंट्स खरीदे, कॉपीराइट्स खरीदे, ट्रेडमार्क्स खरीदे। ठीक है, इन्हें सेल करना भी, इन्हीं सबको सेल करना भी हमारा इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज का ही पार्ट है। इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स, बॉन्ड्स एटसेट्रा। ठीक है, इन्वेस्टमेंट भी दो तरह की होती है, एक होती है ट्रेड और एक होती है नॉन ट्रेड। नेक्स्ट, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज के अंदर क्या क्या चीजें आ सकती हैं, ये देखिए। पैसा अरेंज करते हैं हम, तो कैसे अरेंज करते हैं, शेयर्स इशू करते हैं, इशू ऑफ शेयर्स, या फिर डिबेंचर्स इशू करते हैं। अच्छा, शेयर्स भी दो तरह के होते हैं, इक्विटी और प्रेफरेंस। इन्हें इन शेयर्स को इशू करना, फिर शेयर्स को हम वापस खरीद लेते हैं, तो उसको हम बोलते हैं बाय बैक ऑफ इक्विटी शेयर। ठीक है, और अगर हम प्रेफरेंस शेयर को वापस खरीदते हैं तो उसके लिए आता है रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। ठीक है, दोनों का मतलब यही है कि हमने उनको पैसा दिया और शेयर्स वापस ले लिए।
डिबेंचर्स होल्डर्स को जब हम पैसा वापस करते हैं तो उसको बोलते हैं हम रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स। रिडेम्पशन वर्ड इसलिए होता है क्योंकि टाइम निर्धारित होता है कि इतने समय में हम आपके शेयर या डिबेंचर वापस खरीद लेंगे। इंटरेस्ट पे करना, इंटरेस्ट ऑन लोन या किसी और तरह की बोरोइंग्स, या फिर अभी ऊपर हमने डिबेंचर्स लिखा, ठीक है। पैसा बोरो करना, बोरोइंग्स भी, चाहे वो शॉर्ट टर्म हो, शॉर्ट और लॉन्ग टर्म बोथ, ये भी हमारा इन्वेस्टिंग का पार्ट है, फाइनेंसिंग का पार्ट है। इंटरेस्ट पे करना लोन, बोरोइंग्स और डिबेंचर्स पे। डिविडेंड ऑन शेयर्स, डिविडेंड ऑन शेयर्स, ठीक है। फिर अगर हम डिविडेंड पर टैक्स जमा करा रहे हैं, टैक्स ऑन डिविडेंड, तो वो भी हमारा फाइनेंसिंग का ही पार्ट है। अच्छा, कई बार क्या होता है, हम कुछ प्रीमियम पे करते हैं, प्रीमियम पेमेंट ऑन रिडेम्पशन। रिडेम्पशन मतलब पैसा लौटाना, और प्रीमियम मतलब, प्रीमियम पेमेंट मतलब पैसा लौटाते टाइम ज्यादा देना। हम डिबेंचर होल्डर्स को पैसा ज्यादा दे रहे हैं या फिर प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को पैसा ज्यादा दे रहे हैं, तो वो भी इसी में आता है। अच्छा, एसपीआर जो सिक्योरिटी प्रीमियम हमें रिजर्व में पैसा जाता है, ठीक है, रिसीव्ड, वो भी हमारा फाइनेंसिंग एक्टिविटी का ही पार्ट है। इन एग्जांपल्स को आप, ठीक है, नोट कर सकते हो, लेकिन देयर इज, दिस इज नॉट द एग्जॉस्टेड लिस्ट। इसके बाद भी बहुत सारी चीजें हैं जो आपको अपने दिमाग से सोच कर बाइफरकेट करना पड़ेगा, क्लासिफाई करना पड़ेगा कि वो ऑपरेटिंग में आता है, इन्वेस्टिंग में आता है, या फिर फाइनेंसिंग एक्टिविटी का पार्ट है। इसके अलावा मैं आपके साथ एक और चीज डिस्कस करने वाला हूं, दैट इज कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। ये क्या होते हैं? कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स क्या होता है? दिस इज द स्टेबल पोजीशन of cash and items which are which are equivalent to cash on a particular date। देखिए, तो ये वो स्टेबल पोजीशंस होती हैं कैश की, या फिर कैश की तरह ही उन आइटम्स की जो बिल्कुल कैश की तरह ही ट्रीट करी जाती है ऑन अ पर्टिकुलर डेट। अब इन आइटम्स में आता क्या क्या है, कौन सी चीजें? कैश तो अपने मनी है, बैंक बैलेंस आ गया, इसके साथ साथ हमारी करंट इन्वेस्टमेंट्स आ गई। करंट इन्वेस्टमेंट्स वो इन्वेस्टमेंट्स होती हैं जिनको हम बिजनेस कभी भी लिक्विड फॉर्म में कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं। लाइक मार्केट में जो शेयर्स ट्रेड हो रहे हैं, ठीक है, 24/7, तो उनको कभी भी बेचकर कैश में कन्वर्ट करा जा सकता है, तो उनको हम करंट इन्वेस्टमेंट्स बोलते हैं। इनको हम मार्केटेबल सिक्योरिटीज भी बोलते हैं। मार्केटेबल चीज वर्ड का मतलब होता है ऐसी कोई भी चीज जो मार्केट करी जा सके, बेची जा सके, खरीदी जा सके। गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, ये ऐसी लिक्विड एसेट्स हैं जो कैश की तरह ही ट्रीट करी जाती हैं, या फिर इनको इंस्टेंटली हम कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं। इनके बायर्स जो है हमेशा मार्केट में अवेलेबल रहते हैं, ठीक है। दीज आर दी एग्जांपल्स। ये कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स होते हैं। इसमें कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो।